Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में टॉपिक आज देखेंगे हम लोग वो है रेडियो आइसोटॉप डेटिंग। तो आज हम लोग समझेंगे कि रेडियो आइसोटॉप डेटिंग क्या है या रेडियो आइसोटॉप डेटिंग किसे कहते हैं, इसको बेहतरीन ढंग से समझेंगे। साथ ही इसमें कार्बन डेटिंग को भी समझेंगे, पोटासियम डेटिंग को भी समझेंगे और लास्ट तक बने रहिएगा, यही उम्मीद है, चूंकि वीडियो जो है बहुत नॉलेजेबल है। चलिए शुरू करते हैं। रेडियो आइसोटॉप का मतलब जानते हैं कि वैसा रेडियो सक्रिय तत्व जिसकी जो परमाणु क्रमांक हैं वो समान हो। जिन दो रेडियो सक्रिय तत्व का परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो या एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर अलग अलग हो, वह आइसोटॉप कहलाती है, समस्थानिक कहलाती है। तो रेडियो आइसोटॉप डेटिंग, सिर्फ हमने अभी आपको आइसोटॉप बताया है। अब रेडियो आइसोटॉप डेटिंग क्या है इसको समझते हैं। देखिए, रेडियो आइसोटॉप डेटिंग है ना, रेडियो आइसोटॉप डेटिंग जो है, रेडियो आइसोटॉप डेटिंग रेडियोधर्मी है। रेडियोधर्मी का मतलब क्या हुआ? जो रेडियो एक्टिव है। रेडियो आइसोटॉप डेटिंग रेडियोधर्मी क्षय की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। रेडियोधर्मी क्षय की प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं जो भी रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं उसमें से जो है आप जानते हैं कि उसके नाभिक से जो है विकिरण बाहर की तरफ निकलते रहता है और वह विकिरण जो है स्वतः निकलता है। तो ऐसे तत्व को हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। और यही जो जिससे कि अनवरत जो है प्रकाश की किरणें स्वतः निकलती रहती है जिन तत्वों से, उसको हम लोग रेडियो सक्रिय तत्व या रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है रेडियो आइसोटॉप डेटिंग रेडियोधर्मी क्षय की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। रेडियोधर्मी क्षय की प्रक्रिया का मतलब क्या हुआ? रेडियो एक्टिव क्षय जो है वह रेडियोधर्मी क्षय या रेडियो एक्टिविटी में क्षय जो भी समझ सकते हैं। रेडियो आइसोटॉप डेटिंग रेडियोधर्मी क्षय की प्रक्रिया पर निर्भर करती है, जिसमें रेडियोधर्मी परमाणुओं के नाभिक कण उत्सर्जित करते हैं। इसमें क्या होता है? रेडियोधर्मी परमाणुओं के नाभिक कण उत्सर्जित करते हैं। अब जो भी रेडियोधर्मी परमाणु है उनके नाभिक से क्या होता है? कण उत्सर्जित होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एलिमेंट है और यह जो है किसी एलिमेंट की नाभिक है ना, और इसके चारों ओर जो कक्षाएं बनी हुई है जिस पर कि इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते रहती है, ये आप जानते हैं। और इस नाभिक से ही जो है आपका, इस नाभिक से जो है विकिरण कह सकते हैं, यह जो है बाहर की तरफ स्वतः निकलते रहती है और यह नाभिक टूटता रहता है। तो यह पूरी प्रक्रिया, इससे निकलने की जो प्रकाश का या विकिरण का बाहर की तरफ नाभिकों को टूटकर प्रकाश की विकिरण का बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है, वह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिक, आप कह सकते हैं रेडियोधर्मी, या कह सकते हैं कि रेडियो सक्रियता के कारण या नाभिकीय विखंडन, नाभिक में विखंडन के कारण जो विकिरण बाहर निकलती है, तो ऐसे तत्व को हम लोग रेडियोधर्मी तत्व या रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो रेडियो आइसोटॉप डेटिंग रेडियोधर्मी क्षय की प्रक्रिया, रेडियोधर्मी क्षय मतलब क्या हुआ? इस नाभिक से जो विकिरण बाहर निकलती है। अब नाभिक से विकिरण बाहर क्यों निकलती है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है ज्यादा होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है और इससे जो है नाभिक से बाहर की तरफ किरणें निकलते रहती है, विकिरण निकलते रहती है। तो वो रेडियोधर्मी क्षय की प्रक्रिया पर निर्भर करती है, जिसमें रेडियोधर्मी परमाणुओं के नाभिक कण उत्सर्जित होते रहते हैं। इससे क्या होता है? जो रेडियोधर्मी परमाणु के नाभिक के कण है वह बाहर की तरफ स्वतः उत्सर्जित होते रहते हैं। क्योंकि यह तो रेडियो सक्रियता का उदाहरण भी है। रेडियो सक्रिय तत्व का परिभाषा ही है कि जिन तत्वों के नाभिक से स्वतः विखंडित होकर विकिरण जो है बाहर की तरफ स्वतः निकलती रहे, उसको हम लोग रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। तो उसी चीज को रेडियो आइसोटॉप डेटिंग रेडियोधर्मी क्षय की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। रेडियो आइसोडेटिंग रेडियोधर्मी क्षय की प्रक्रिया पर। अब रेडियोधर्मिता की क्षय किस तरह हो रही है, रेडियोधर्मी क्षय किस तरह हो रहा है, यह इस पर डिपेंड करता है कि रेडियो आइसोटॉप डेटिंग क्या है। यह अगर रेडियोधर्मी क्षय की प्रक्रिया जितनी तेज होगी, रेडियो आइसोटॉप प्रक्रिया उतनी तेज होगी। या आप इस तरह समझ सकते हैं कि रेडियो आइसोटॉप डेटिंग रेडियोधर्मी क्षय की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। यह जो रेडियोधर्मी क्षय है यह किस प्रक्रिया से या रेडियोधर्मी क्षय की प्रक्रिया पर निर्भर करती है, जिसमें रेडियोधर्मी परमाणुओं के नाभिक कण उत्सर्जित करते हैं। जो रेडियोधर्मी के परमाणु है उनके नाभिक कण उत्सर्जित करते हैं। आगे देखिए, यह ऊर्जा विकिरण के रूप में जारी करता है। यह ऊर्जा जो है विकिरण के रूप में जारी करता है ना, विकिरण के रूप में जो है ऊर्जा बाहर की तरफ जारी करता है। और अक्सर
एक तत्व को दूसरे में बदल देता है। और आप जानते ही हैं समस्थानिक में कि जो एक तत्व है उससे विकिरण निकलते निकलते वह क्या होता है, दूसरे तत्व में परिवर्तित हो जाता है। यह ऊर्जा विकिरण के रूप में जारी करता है, विकिरण के रूप में जारी करता है और अक्सर एक तत्व को दूसरे में बदल देता है। तो यहां तक आपका जो रेडियो आइसोटोप है उसकी परिभाषा है कि रेडियो आइसोटोप डेटिंग रेडियोधर्मी क्षय की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। अगर पूछा जाए रेडियो आइसोटोप डेटिंग किस पर निर्भर करती है, तो रेडियो आइसोटोप डेटिंग रेडियोधर्मी क्षय की प्रक्रिया पर निर्भर करती है। रेडियोधर्मी क्षय की प्रक्रिया पर निर्भर करती है, जिसमें रेडियोधर्मी परमाणु के नाभिक कण उत्सर्जित करते हैं। यह ऊर्जा विकिरण के रूप में जारी करता है और अक्सर एक तत्व को दूसरे में बदल देता है। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। एक ऐसा समस्थानिक जो रेडियोधर्मी होता है उसे रेडियो आइसोटोप या रेडियो न्यूक्लाइड कहा जाता है। क्या बोला? ऐसा समस्थानिक, समस्थानिक का मतलब समझ गए कि जिन दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास जो है डिफरेंट डिफरेंट हो, वह आपस में आइसोटोप या समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहां जो बोला एक ऐसा समस्थानिक जो रेडियोधर्मी होता है उसे रेडियो आइसोटोप या रेडियो न्यूक्लाइड, रेडियो आइसोटोप बोल दीजिए या रेडियो न्यूक्लाइड बोल दीजिए, दोनों एक ही चीज है। रेडियो आइसोटोप या रेडियो न्यूक्लाइड एक ही चीज है। तो एक ऐसा समस्थानिक जो रेडियोधर्मी होता है उसे रेडियो न्यूक्लाइड या रेडियो न्यूक्लाइड कहा जाता है ना, उसे रेडियो आइसोटोप या रेडियो न्यूक्लाइड कहा जाता है। रेडियो आइसोटोप और रेडियो न्यूक्लाइड एक ही चीज है। एग्जाम्पल के लिए है यूरेनियम 9238 और यूरेनियम 9235। यहाँ पर आप यूरेनियम 9234 को भी रख सकते हैं, यह भी जो है समस्थानिक ही है तीनों। तो यूरेनियम 9238 और यूरेनियम 9235 यह इसका उदाहरण है। इसको हमने आइसोटॉप में भी आपको बताया है और इसको पढ़ाया भी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहां से। किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मात्रा का किसी पत्थर के नमूने, किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मात्रा का, किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक मतलब आइसोटॉप का बात कर रहा है, किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मात्रा का किसी पत्थर के नमूने, है ना, पत्थर के नमूने, कास्ट मतलब लकड़ी, कास्ट या जैव अवशेष में मापन करके उनके आयु का निर्धारण करना रेडियो आइसोटॉप डेटिंग कहलाता है। यहां भी आपको रेडियो आइसोटॉप डेटिंग का डिफिनेशन समझ में आएगा कि रेडियो आइसोटॉप डेटिंग क्या है। किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मात्रा का, कोई भी रेडियो एक्टिव जो आइसोटॉप है, समस्थानिक है, उसकी मात्रा का किसी पत्थर के नमूने, कास्ट या काठ या लकड़ी, कास्ट या जैव अवशेष में मापन करके, है ना, जैव अवशेष में मापन करके उनके आयु का निर्धारण करना, उनके आयु का निर्धारण करना, किनके? पत्थर के नमूने का या लकड़ी का, है ना, निर्धारण करना रेडियो आइसोटॉप डेटिंग कहलाता है। अब आपको यहां से पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि रेडियो आइसोटॉप डेटिंग क्या है। समझ गए कि किसी रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मात्रा का, अब कोई भी रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मात्रा है, उस मात्रा का किसी पत्थर के नमूने, कास्ट या जैव अवशेष में मापन करके, उस जो भी रेडियो सक्रिय समस्थानिक है इसकी मात्रा का, अब उसका मात्रा कितना बचा है, किसी भी रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मात्रा का मतलब उसका मात्रा कितना बचा है, उसकी मात्रा का किसी पत्थर के नमूने, काठ या जैव अवशेष में मापन करके, यह जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक की मात्रा है, इस मात्रा का पत्थर के नमूने, काठ या जैव अवशेष में मापन करके उनके आयु का निर्धारण करना रेडियो आइसोटॉप डेटिंग कहलाता है। मतलब रेडियो आइसोटॉप डेटिंग जो है वह समस्थानिक, रेडियो सक्रिय समस्थानिक से जो है उसको ज्ञात किया जाता है और साथ ही जो है किसी भी पत्थर के, लकड़ी का या जैव अवशेष की आयु का निर्धारण जो है वह किससे होता है? रेडियो आइसोटॉप डेटिंग से होता है। अब है कार्बन डेटिंग, है ना, कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग रेडियो आइसोटॉप डेटिंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कार्बन डेटिंग भी जो है वह रेडियो आइसोटॉप डेटिंग का ही एक उदाहरण है ना। रेडियो आइसोटॉप या रेडियो सक्रिय समस्थानिक का ही एक उदाहरण कौन सा है? कार्बन डेटिंग भी है। तो कार्बन डेटिंग, है ना, रेडियो आइसोटॉप डेटिंग, कार्बन डेटिंग रेडियो आइसोटॉप डेटिंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है ना। अब देखिए कार्बन डेटिंग में क्या है, या कार्बन डेटिंग को हम लोग समझते हैं कार्बन डेटिंग क्या है। तो देखिए एक है ना, रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14, रेडियो कार्बन डेटिंग कहिए
या फिर कार्बन 14 कहिए, है ना। रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग, कार्बन 14 डेटिंग एक वैज्ञानिक विधि है। यह क्या है? एक वैज्ञानिक विधि है। रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग, यह दोनों एक ही चीज है ना। रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग एक वैज्ञानिक विधि है जो लगभग 60,000 साल पुराने 60,000 साल पुराने कार्बनिक पदार्थों की आयु का सटीक निर्धारण कर सकती है। यह जो कार्बन 14 डेटिंग है ना, या कार्बन डेटिंग सिस्टम जो है, यह क्या कर सकती है? लगभग 60,000 साल पुराने कार्बनिक पदार्थ की आयु का सटीक निर्धारण कर सकता है, मतलब एग्जैक्ट निर्धारण करके बता सकता है कि यह चीज कितनी पुरानी है ना। तो वही बताया कि रेडियो कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 डेटिंग एक वैज्ञानिक विधि है जो लगभग 60,000 साल पुराने कार्बनिक पदार्थों की 60,000 साल पुराने कार्बनिक पदार्थों की आयु का सटीक निर्धारण कर सकती है ना। विलार्ड लिब्बी, ये जो विलार्ड लिब्बी है, ये एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कार्बन डेटिंग का खोज किया। तो विलार्ड लिब्बी द्वारा शिकागो विश्वविद्यालय में 1940 के दशक के अंत में पहली बार विकसित की गई यह तकनीक कार्बन 14 आइसोटॉप के क्षय पर आधारित है। यह कार्बन 14 आइसोटॉप के क्षय पर आधारित है। अब कार्बन आइसोटॉप, हमने आइसोटॉप में आपको कार्बन का भी उदाहरण बताया था। यह जो है कार्बन आइसोटॉप के क्षय पर आधारित है। किसने बताया था? विलार्ड लिब्बी। कार्बन 14 पर जो है रिसर्च किसने किया था? विलार्ड लिब्बी द्वारा शिकागो विश्वविद्यालय, कौन सी विश्वविद्यालय की बात हो जाए? शिकागो विश्वविद्यालय में 1940 के दशक के अंत में पहली बार विकसित की गई यह तकनीक कार्बन 14, कौन सी पद्धति जो विकसित की गई यह तकनीक कार्बन 14, जो कि आपका शिकागो विश्वविद्यालय में 1940 में विलार्ड लिब्बी द्वारा, है ना, पहली बार विकसित की गई तकनीक कार्बन 14 आइसोटॉप के, कार्बन 14 आइसोटॉप के क्षय पर आधारित है। यह जो है कार्बन 14 आइसोटॉप के क्षय पर आधारित है और इससे 60,000 साल पुराने चीजों की भी जो है आयु निर्धारित की जा सकती है कार्बन 14 के द्वारा, है ना, क्षय पर आधारित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्मों, है ना, कार्बन डेटिंग के द्वारा आप जीवाश्म, मृत पेड़ पौधे, ऐसा पेड़ पौधे जो मर चुके हैं, मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन किया जाता है। कार्बन 14 पद्धति या कार्बन डेटिंग जो भी कहिए, कार्बन 14 डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग, इसके द्वारा जीवाश्म, मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन किया जाता है। अब देखिए, निर्जीव वस्तुओं जैसे कि पृथ्वी, निर्जीव वस्तु जैसे पृथ्वी, पुरानी चट्टान, कोई पुराना चट्टान है, पुरानी वस्तुओं जैसे पृथ्वी, पुरानी चट्टानों आदि की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का, इन चीजों का आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसे यूरेनियम द्वारा आयु अंकन, डेटिंग बाय यूरेनियम कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डेटिंग बाय यूरेनियम। अब देखिए, यूरेनियम डेटिंग से भी जो है आयु निर्धारित होता है। यहाँ पर जो है निर्जीव वस्तु जैसे हो गया पृथ्वी, जैसे पुराना चट्टान हो गया, पृथ्वी हो गया, पुरानी चट्टानें हो गई, है ना, आदि की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इससे जो है यूरेनियम का भी उपयोग किया जाता है। इसे यूरेनियम द्वारा आयु अंकन, इसको क्या बोलते हैं? यूरेनियम द्वारा आयु अंकन, यूरेनियम द्वारा आयु अंकन अर्थात डेटिंग बाय यूरेनियम। क्या बोलते हैं? डेटिंग बाय यूरेनियम कहते हैं। अब यूरेनियम से पुरानी पृथ्वी का पता लगाया, पृथ्वी का जो है पता लगाया, मतलब कि निर्जीव वस्तु जैसे पृथ्वी हो गया या पुरानी चट्टान हो गया, इनकी अगर भी हमको आयु निकालनी है तो उसमें यूरेनियम का इस्तेमाल होता है ना। तो पृथ्वी, पुरानी चट्टानों आदि के आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसे यूरेनियम द्वारा आयु अंकन या डेटिंग बाय यूरेनियम कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अधिक पुरानी चट्टानों के लिए पोटेशियम, अधिक पुरानी चट्टानों के लिए पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग विधि भी अधिक उपयुक्त सिद्ध हुई। अब पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग भी है ना, पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग विधि, इसके द्वारा भी जो है पुरानी चट्टानों के बारे में जो है पता लगा सकता है कि कितनी पुरानी है चट्टानें। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग का, है ना, ये है पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग। अगर आप पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी मालूम हो जाती है कि चट्टानें कितनी पुरानी है ना। अधिक पुरानी चट्टानों के लिए पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग विधि भी अधिक उपयुक्त सिद्ध हुई है।
अब पोटासियम ऑर्गन डेटिंग क्या है इसको भी देख लेते हैं। पोटासियम ऑर्गन डेटिंग जो है ना, पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग रेडियोधर्मी के अनुपात को मापकर, जो रेडियोधर्मी है उसके अनुपात को मापकर चट्टानों की उत्पत्ति का समय, चट्टानों की उत्पत्ति का समय निर्धारित करने की विधि ऑर्गन से, है ना, विधि ऑर्गन से रेडियोधर्मी, है ना, ऑर्गन से रेडियोधर्मी चट्टान में पोटेशियम, यह जो है आपका मतलब कि पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग के द्वारा भी जो पुरानी से पुरानी चट्टान है उसकी आयु सीमा जो है निर्धारित की जा सकती है कि यह चट्टान कितनी पुरानी है। यह किससे मालूम किया सकता है? तो यह जो है पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग के द्वारा। तो वही दिया गया कि पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग रेडियोधर्मी के अनुपात को मापकर, पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग रेडियोधर्मी के अनुपात को मापकर चट्टानों की उत्पत्ति का समय, चट्टानों की उत्पत्ति का समय मतलब क्या हुआ कि चट्टान की उत्पत्ति कब हुई, चट्टानों की उत्पत्ति का समय निर्धारित करने की विधि ऑर्गन से रेडियोधर्मी चट्टान में पोटेशियम है। ठीक है, अब देखिए यह जो पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग है ना, पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग यह डेटिंग विधि खनिजों है। देखिए पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग जो है यह विधि खनिजों और चट्टानों में, यह डेटिंग विधि खनिजों और चट्टानों में रेडियोधर्मी पोटेशियम 40 के रेडियोधर्मी ऑर्गन 40 में क्षय पर आधारित है। अब देखिए जो भी किसी भी, चाहे कार्बन डेटिंग की बात हो, यूरेनियम डेटिंग की बात हो, या फिर रेडियो आइसोटॉप डेटिंग की बात हो, या फिर आपका पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग की बात हो, इसमें जो आयु जो किसी भी चीज़ का निर्धारित की जाती है उसमें मेन बेस ये होता है कि जो रेडियोधर्मी या रेडियोधर्मी आइसोटॉप हैं या रेडियोधर्मी जो समस्थानिक हैं वह कितना क्षय हुआ है, उससे जो है उसका आयु जो है निर्धारित होता है। तो वही बात कह रहा है कि जो पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग है यह डेटिंग विधि खनिजों और चट्टानों में रेडियोधर्मी पोटेशियम 40 या पोटेशियम 40 के रेडियोधर्मी ऑर्गन 40, है ना, पोटेशियम 40 के रेडियोधर्मी ऑर्गन 40 में क्षय पर आधारित है। मतलब कि पोटेशियम 40 जो है यह रेडियोधर्मी ऑर्गन 40 में कितना क्षय हुआ है, यही बात को जो है कि खनिजों और चट्टानों में रेडियोधर्मी पोटेशियम 40 के रेडियोधर्मी ऑर्गन 40 में क्षय पर आधारित है। अब इसी के क्षय से यह निर्धारण किया जाता है कि यह चीज कितनी पुरानी हो सकती है ना। पोटेशियम 40 भी कैल्शियम 40 में क्षय होता है ना। जो पोटेशियम 40 है या पोटेशियम 40 है यह भी कैल्शियम 40 में क्षय होता है। पोटेशियम 40 भी कैल्शियम 40 में क्षय हो जाता है और इसके द्वारा भी जो है आपका एक्यूरेट लगभग जो है समय जो है निर्धारित की जा सकती है। तो यह जो है हमने अभी बात की पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग के संदर्भ में, तो पोटेशियम ऑर्गन डेटिंग जो है यह डेटिंग विधि खनिज और चट्टान में भी जो है रेडियोधर्मी पोटेशियम 40 के रेडियोधर्मी ऑर्गन 40 में क्षय पर आधारित है और पोटेशियम 40 भी कैल्शियम 40 में क्षय हो जाता है। अब देखिए मृत पेड़ पौधे है ना, मृत पेड़ पौधे मतलब मरे हुए पेड़ पौधे और जानवरों का आयु निर्धारण, उनमें कार्बन 614 है ना, कार्बन 614 है ना, उनमें कार्बन 614 और कार्बन 612 का अनुपात ज्ञात करके क्या आता है। अब कि कोई भी मृत पेड़ पौधा है और जानवर का आयु निर्धारण करना है तो कार्बन 614 और कार्बन 612, कार्बन 614 और कार्बन 612 का जो रेशियो है, कार्बन 614 और कार्बन 612 का जो अनुपात है, जो रेशियो है, यह ज्ञात करके किया जाता है। अब जो रेशियो होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका यह जो है तय हो जाएगा कि किसी भी मृत पेड़ पौधे का या जीवाश्म का या जानवर का जो है कितना साल पहले का जो है यह अवशेष है। यह चीज़ आप कार्बन 614 और कार्बन 612 के अनुपात द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए मित्र, हम लोग तो जो पढ़ा रहे हैं यह तो जो आपका थ्योरी बात है वो है। अब कार्बन 614 से और कार्बन 612 के अनुपात से अब यह किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इसकी पूर्णतः जानकारी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो थ्योरी है जो कि एक मोटा मोटी बात है वो हमने आपके पास रखने का प्रयास किया है। और अगर मैं नहीं जानता हूं तो मुझे बोलने में जरा सा भी इस बात में कोई भी ऐतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यह जो है पेड़ पौधे है ना, मृत पेड़ पौधे और जानवरों का आयु निर्धारण में भी है ना कार्बन 614 और कार्बन 612 का अनुपात से ज्ञात किया जाता है। आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।